Assalamu alaikum. Thank you for giving me opportunity to talk to young generation. आज मुझे कहा गया है कि मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करूं और सोशल इश्यूज़ में मेरे पास कुछ चीज़ें थी जो मैं काफ़ी अरसे से कंटेंट बना रहा था कि मैं बात करूं कि कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी आदतें कुछ ऐसी इल्लतें पाई जाती हैं जिनकी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। हमें पता है, हम खुद उनका शिकार हैं, लेकिन उसको रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल को स्पेशली, कि वो इसका इदराक करें, इसको इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें इस सोसाइटी से। तो मैंने तकरीबन 10 जो ऐसी आदात हैं, इल्लतें हैं जिनका हम शिकार हैं हमारी सोसाइटी, उनकी लिस्ट बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ एक एक करके, और आप मेरे साथ रहिएगा और उम्मीद है कि आप इनमें सोसाइटी को बिल्ड करने में आप बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो वन बाय वन मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं। जो सबसे पहली जो ऐसी आदत है जो हमें छोड़नी पड़ेगी, वो है हम देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। और ये ऐसी एक आदत पड़ गई है हमें, और बहसीत कौम हम इसमें मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हम अपनी सेहत तबाह कर रहे हैं, मेंटल फिजिकल हेल्थ के अलावा हम अपने कंट्री के बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि जो हमें इस वक्त हम बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, और बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इवन गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारे कारखाने, हमारी इवन एक्सपोर्ट तक इससे मुतासर होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम 11-12 बजे हमारे जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उठते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने ऑफिसेज में जाना शुरू करते हैं, दुकानें खोलना शुरू करते हैं, कारखाने खोलना शुरू करते हैं, और फिर वो 12-1 बजे जाके जो लंच टाइम होता है उस वक्त जाके वो अपने कारोबार स्टार्ट करते हैं। अब उसका असर जो है वो लेट नाइट जागने तक पड़ता है। उसकी उसकी वजह से वो शाम को खोलते हैं, देर तक दुकानें खुली रखती हैं और बाज़ार ओपन रहते हैं। और आपको पता है कि एक एक दुकान में मतलब 50-50 बल्ब लगे होते हैं, और आप देखें कि कितना उनका बिजली का बिल आता है। वो बिजली के लिए रोते हैं कि जी इतना ज़्यादा बिल आ गया, इसके बावजूद वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो अगर जल्दी खोलेंगे दुकान तो जल्दी बंद करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। डे लाइट सेविंग को अगर वो यूटिलाइज करें तो कितना ही खूबसूरत हो। आप देखें, यूरोप में आप चले जाएं, अमेरिका में, कनाडा में, इवन फार ईस्ट में, वो सुबह टाइम से खोलते हैं। वो 9, 8, 9 बजे उनकी सारी चीज़ें खुल जाती हैं, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो भी हैं वो सारे खुल जाते हैं। मैं जॉब वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिसेज गवर्नमेंट के या ऐसे ऑफिसेज जो काम करते हैं 9 to 5, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, उन कारखानों की बात कर रहे हैं जो बहुत देर से खुलते हैं और देर तक खुले रहते हैं। तो अगर हम एनर्जी को सेव करें तो उससे बहुत सारा कंट्री का फ़ायदा होगा। और अगर हम जल्दी उठने की आदत डालें, और सुबह सवेरे उठने के फ़ायदा आपको मतलब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं यार। मतलब आप देखें कि किताबों में हर जगह, हमारे मजहबी तौर पे भी हमें यही सिखाया जाता है, हमें माशरती तौर पे भी ये सिखाया जाता है कि सुबह उठें, जल्दी उठें, उससे आपका जहन भी अच्छे तरीके से काम करता है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सबसे बड़ी इल्लत है जिसका हमारी कौम शिकार है। और खामखा रात को भी देर तक जागना, खामखा मोबाइल में यूज़ करना। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की हुई है कि हम उसको ट्रैक ही नहीं करते कि हम सोशल मीडिया पे कितना वक्त ज़ाया करते हैं। और खामखा आप वो यूट्यूब के शॉर्ट्स खोल लें, टिकटॉक खोल लें, आप फेसबुक की रील्स खोल लें, कुछ भी करें, आप देखें उसमें, इंस्टाग्राम में कितना हम बेवजह हम टाइम ज़ाया करते हैं। और जब वो पता चलता तो पता चलता है कि रात के 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं। और जनाब जो 3 बजे सोएगा वो सुबह कितने बजे उठेगा, आप खुद से अंदाज़ा लगा लें। तो ये जो पहले नंबर पे ही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्पेशली ये नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि जो हम कतार नहीं बनाते, क्यूइंग। हम बचपन से एक वो चूंटियों वाली एग्जाम्पल्स अपने स्कूल में, मुझे याद है कि पहली दूसरी क्लास में भी हमें सिखाया जाता था, और स्कूल्स में बड़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी कि आप लाइन में चलें, लाइन बनाएं, क्यू बनाएं और उसमें चलें। चूंटियाँ भी इस तरह चलती हैं, जानवर इस तरह चलते हैं, लेकिन हम इंसान होके यकीन करें कि मैं किसी भी जगह देखूं तो लोग शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं।
लंबी लाइन लगी हुई है, एक और लाइन बना लेंगे, या वैसे ही जाके खामखा उधर जाके खड़े होंगे, कोशिश करेंगे कोई जानने वाला मिल जाए तो उसको पकड़ा दिया, बिल पकड़ा दिया, या कोई टिकट लेना है वो कर दिया, या बस में चढ़ना है या ट्रेन में या जहाज़ में। तो इसी तरह एक दफ़ा हम लोग जा रहे थे, यूके की फ़्लाइट, मैनचेस्टर की फ़्लाइट थी, तो हम जहाज़ में इसी तरह बैठने लगे, तो जब वो जो स्टेयर्स होती हैं उस पर चढ़ने से पहले जो है वो साहब खड़े थे बोर्डिंग पास देख के, तो जहाज़ के ऊपर चढ़ा रहे थे। तो सारे लोगों का जमघटा बन गया वहाँ। तो वो कहते हैं कि आप उस तरह से लाइन बनाएं जिस तरह से वहाँ जाके लाइन बनाएंगे। तो वो एकदम से सारे लोग शर्मिंदा हो गए कि यार वाकई बात तो सही कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक में जाके तो हम सारे लाइन बना लेते हैं, बिल्कुल जनाब वो खड़े होते हैं बगैर किसी के कहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। और इसकी वजह से ये एक डिसिप्लिन्ड कौम की निशानी है। मतलब यहीं से आपको पता चलता है कि आपके बच्चे कितने ट्रेंड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं, और कितना हर एक चीज़ का वो उनकी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज है। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी से आपकी पूरी कौम का अंदाज़ा हो सकता है। लोग किसी और चीज़ को ना देखें, सिर्फ इसी चीज़ को देखें तो उन्हें आप किसी भी कौम का अंदाज़ा लगा लें। आप देखें कि हमारी गाड़ियाँ लाइन में लगी होती हैं, आगे अगर ट्रैफिक जैम है तो वो जनाब गाड़ियाँ साइड से निकल के आगे लगना शुरू हो जाएंगी, साइड से निकल के फिर हॉर्न बजाएंगी, खामखा की टेंशन क्रिएट करेंगी। अगर वो थोड़ी देर उधर रुके रहें तो आगे से जब रोड खाली होगी तो निकल जाएंगे, लेकिन जब वो आगे ऐसे ऐसे वो नई नई लाइनें बनाना शुरू करते हैं तो जो आगे से आने वाली ट्रैफिक होती है वो भी सारी जैम हो जाती है और बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये इस तरह से इसको हमें ख़त्म करना होगा। अच्छा, नंबर 3 जो है, ये उसी से रिलेटेड जो मैंने गाड़ियों की बात की है, ये रॉन्ग पार्किंग की हमें आदत है। हम खाम में ये वो निशान मतलब ऐसे कर देंगे, इसका ये मतलब है कि जी थोड़ी देर मतलब आप इंतज़ार कर ले, ठीक है ना। अगर आप किसी को हॉर्न देंगे या उसे कहेंगे कि यार ये गलत पार्क ना करो, बेशक वो गाड़ी में बैठा हुआ है, या कई दफ़ा तो ऐसे होता है गाड़ी छोड़ के वो चले जाते हैं पीछे उनके, यानी 3-3 4-4 गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक करके वो पार्क करके चले जाएंगे। उनको ये ख्याल नहीं है कि इस बंदे ने अगर इमरजेंसी में कहीं निकलना होगा तो वो क्या करेगा। फिर इसी तरह तंग जगहों पे, रोड्स पे ये गाड़ी पार्क कर देते हैं, और अपनी आसानी के लिए उन्होंने 2 कदम पैदल नहीं चलना, उन्होंने वहीं पे खड़ी करनी है जहाँ पे उन्हें काम है। वो ये हरगिज़ ख्याल नहीं करेंगे कि यार इससे दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह जो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी है वो तो अल्लाह माफ़ी करे। आप देखें कि हम कितना ज़्यादा इसकी वजह से हमारा जो है वो वक्त ज़ाया होता है, इसकी वजह से हमारा पेट्रोल ज़ाया होता है, गैस ज़ाया होती है, और आप देखें कि उसकी वजह से माहौल पे कितना बुरा असर पड़ता है। और ये सिर्फ गलत पार्किंग की वजह से अगर आप इसकी कैलकुलेट करें कि हम कॉस्ट कितनी निकलती है, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स महीने का हम पे करते हैं सिर्फ गलत पार्किंग की वजह से। तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा, जो चौथी चीज़ है वो तो माशरती बुराइयों की जड़ है, आप समझ लें। वो क्या है कि हम पब्लिक प्लेस पे गंद डालते हुए हम कोई ख्याल नहीं करते। हमारे साहब जो हैं वो सिगरेट वो फेंक देंगे, वो थूकेंगे, पब्लिक स्पिटिंग है, च्युइंगम फेंक देंगे, रैपर्स फेंक देंगे। मतलब मैं लिटरली जा रहा था, मैं वॉक कर रहा था, और एक साहब जो थे वो गाड़ी से उन्होंने केले के छिलके बाहर फेंके। मतलब उन्होंने एक छिलका बाहर फेंका और थोड़ी देर थोड़ी और गाड़ी, चूंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, ट्रैफिक जैम थी, तो थोड़ी देर बाद उस खिड़की से फिर एक और छिलका बाहर आया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं छिलका उठा के उन साहब की गाड़ी में फिर फेंकूं, लेकिन मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बदतहजीबी हो जाएगी, तो इससे बेहतर यह है कि मैं छिलके उठा के साइड पे कर दूं, और मैंने साइड पे कर दिए। तो ये जो चीज़ है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसमें कोई माफ़ी नहीं है। इसमें हमारा माहौल मुतासर होता है, हमारे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है। मतलब ये नहीं कि खाली को एनवायरनमेंट का, को ओवरऑल अर्थ को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें अपनी जो जो सराउंडिंग्स हैं वो इतनी भद्दी होती हैं, और हमारी इतना बुरा महसूस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप यही हरकत किसी दूसरे मुल्क में करें तो लोग आपको पागल कहेंगे, वो कहेंगे यार अनसिविलाइज्ड, हाईली अनसिविलाइज्ड पर्सन आप कहलाएंगे। और आप देखें, अपने आसपास देखें कि कितने लोग हैं जो ये हरकत करते हैं, और अच्छे खासे। और सिगरेट वाले लोग जो हैं वो किसी के घर जाके वो ये भी नहीं पूछते कि यार मैं इधर सिगरेट लगा लूं, वो सिगरेट लगा लेंगे बगैर पूछे। उस बेचारे ने अपना जो घर वो इतना साफ सुथरा रखा होगा वो खराब कर देंगे। इसी तरह किसी के ऑफिस में बैठ के सिगरेट लगा लेंगे, और फिर वो ख्याल नहीं करेंगे, उधर ही नीचे बुझा देंगे। बर्तनों में वो ऐश डाल रहे होते हैं। यार मेरे भाइयों, खुदा का खौफ करो यार कुछ। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो
थोड़ा सा ख्याल करना होगा। अच्छा, जो पांचवी आदत है उसके ऊपर बहुत सारी जो हैं वो वीडियोस बन चुकी हैं और बहुत ज़्यादा, वो पब्लिक यूरिनेशन है, मतलब पब्लिक में पेशाब करना। यकीन करें कि हमारे मर्द हजरात बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और यकीन करें कि ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने वो गंद किए होते हैं कि बंदे को शर्म आती है कि यार ये हमारे ही कंट्रीमैन है, हमारे ही भाई है। ये इनको ख्याल नहीं आता कि यार यहाँ से ख़वातीन गुजर रही हैं और लोग गुजर रहे हैं, और इतनी स्मेल आती है। यानी इतने अच्छे अच्छे बाज़ारों में ये हरकतें हो रही हैं कि अल्लाह माफ़ी करे। मतलब आप कुछ ख्याल करें, खुदा का खौफ करें, ठीक है। और ये चीज़ जो है, मैं इसको बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी लिस्ट में डाला है। मुझे शर्म आ रही थी ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हुए, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिस्ट में डाला कि यंग जनरेशन को पता चलना चाहिए कि हम किन माशरती बुराइयों का शिकार हैं, ताकि वो इसका तदारुक कर सकें। अच्छा, नंबर 6 जो है वो है हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम बैक बाइटिंग करते हैं, जजमेंटल, बहुत जल्दी आसानी से हम दूसरों के बारे में अपनी जजमेंट बना लेते हैं और फिर उसकी उसकी बात करते हैं। हम एक दूसरे से दूसरों की बैक बाइटिंग करना, और ये हमारे मजहबी तौर पे भी बहुत ज़्यादा गुनाह का हम सबब बनते हैं और गुनाहगार बनते हैं, और हम माशरती तौर पे भी बहुत ही बुरा ये एक अमल है जिसको हमें रोकना होगा। हम जजमेंटल हो जाते हैं किसी के लिबास को देख के, किसी के हुलिये को देख के, किसी के यानी कि बात करने के स्टाइल को देख के, किसी मतलब कि हम जो अपीयरेंस है उस पे पूरे का पूरा उस शख्स का, वो ख्वाह मर्द हो औरत हो कुछ भी हो, उसके बारे में हम पूरे का पूरा एक अपना एक स्केच बना लेते हैं और फिर उस पर बिलीव भी कर लेते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। हम कहते हैं कि हमने जो सोचा है वो बिल्कुल 100% सही है। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो आप जजमेंटल ना हो। आप अगर किसी की बात किसी की बात सुनने से पहले उसके बारे में फैसला मत बनाएं, कभी भी ना बनाएं। और आप फैसला बनाने वाले होते कौन है, ठीक है। तो ऐसी हरकत ना करें। ये हमारी ओवरऑल बहुत बड़ा ये एक डायलेमा हमारी कौम में। अच्छा, नंबर 7 जो मैंने बाहर रह के इसके बारे में बहुत कुछ सीखा वो ये है कि हम जब गैदरिंग होती है, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें बसती हैं और बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो जब भी मसलन 6-7 लोग इकट्ठे होते हैं एक महफिल में, और अगर 2 लोग एक ज़ुबान बोल रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो बाकियों को देखें, वो अपनी ज़ुबान में, रीजनल ज़ुबान में बात करना शुरू कर देंगे। मसलन अगर पंजाबी है तो पंजाबी बात करेगा, अगर वो पख्तून है तो पश्तो में बात शुरू कर देगा, अगर वो सिंधी है तो सिंधी में बात करना शुरू कर देगा। इस तरह बरावी है। यानी कि वो ये ख्याल नहीं करेंगे कि ये जो बाकी लोग हैं उनको अगर समझ नहीं आ रही तो वो कितना एक एलिनेशन का शिकार हो जाएंगे, वो अपने आप को उस महफिल से अलग तस्वर करेंगे। ये हम ख्याल नहीं करते और हम अपनी ज़ुबान में बात करना शुरू कर देते हैं। हम ये कोशिश करें कि जो सारे जिस ज़ुबान को समझ सकते हैं, उर्दू है, आप उर्दू अगर सारे समझ सकते हैं, जो कि मोस्टली ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर हैं तो उर्दू समझते होंगे, तो आप उर्दू में बात करें जिसको सारे समझ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप पख्तून हैं और सारे पख्तून हैं तो फिर आप पश्तो में बात करें, सारे पंजाबी हैं तो पंजाबी में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ 2 पख्तून खड़े हैं, 2 सिंधी हैं, 2 पंजाबी हैं, 2 बरावी हैं, और वो पख्तून हजरात पश्तो में बात करना शुरू कर दें, सिंधी सिंधी में बात करना शुरू कर दें, बरावी में शुरू कर दें बलोची, हम पंजाबी जो है वो पंजाबी में शुरू कर दें, तो फिर रह क्या गया। तो आप कोशिश करें कि आप वो वाली ज़ुबान बोलें जो सबको इंक्लूड करे, सबको समझ आए। मैं आपको यूके की बात बताता हूँ कि अगर आप 2 लोग खड़े हैं, पाकिस्तानी 2 मिले हैं और एक तीसरा बंदा गोरा आपके साथ खड़ा है, ब्रिटिश, और अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो वो बहुत बुरा मनाएगा। वो कहेगा कि ये क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही आप आपस में क्या बात कर रहे हैं। और ये मेरे साथ हुआ भी है कि मैं एक साहब से मिला और उन्होंने मुझसे उर्दू में बात शुरू कर दी, और मेरे साथ एक जो था वो इंग्लिश पर्सन था, और उसने बड़ा बुरा मनाया। वो मुझे कहता कि ये आपसे अपनी ज़ुबान में क्यों बात कर रहा है, ये इंग्लिश में क्यों नहीं, इसको इंग्लिश नहीं आती। मैं कहा आती है। वो तो मैंने उसे कहा कि यार इंग्लिश में बात करो क्योंकि ये बुरा मना रहे, तो वो समझ गया ज़ाहिर है, तो फिर वो इंग्लिश में बात की। तो यहाँ पे हम लोग इसका बिल्कुल ध्यान नहीं करते, जो कि एक मनहसल कौम हमें ये बहुत ज़्यादा एक माशरती एक जो रख रखाव के तौर पे इसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझना चाहिए। अच्छा, जो नंबर 8 है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट्स इस पे चलती हैं। वो हमारे हैं कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं, बेशक वो दोस्तों में इकट्ठे हों, पब्लिक गैदरिंग में हों, फैमिली के अंदर हों, कहीं भी हों, पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉक छेड़ लेते हैं।
और इसकी बेस पे हमारी फैमिलीज तक डिवाइड हुई हैं, बहन भाई बच्चे माँ बाप ये तक डिवाइड हुए हैं पॉलिटिकल टॉक्स की वजह से स्पेशली, और फिर रिलीजियस टॉक की वजह से। तो हम ये अपना एक कौमी फरीजा समझ के हम इसको हम कहते हैं जी अवेयरनेस आ गई। ये अवेयरनेस नहीं है यार, जिसको जो काम करना है उसको करने दें, आप छोड़ें, आप पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, वोट के वक्त आप वोट दें, बट दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। आप अपना काम करें, या तो आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो फिर आप दूसरों को भी वो तलकीन कर सकते हैं। आप अपना काम भी अच्छा नहीं करते और फिर पॉलिटिशियंस को आप पॉलिटिक्स सिखा रहे होते हैं और ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे आपसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं, और आप समझते हैं, आप कहते, हर बंदा दूसरे कहते ओ तुझे नहीं पता यार, मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा, मैं तुझे बताता हूँ यार ये क्या बात है। मतलब हर बंदा समझता है कि उसको ज्यादा पता है, वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, और दूसरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता। तो हमारी कौम इस मामले में बहुत ज्यादा डिवाइड हो चुकी है, और इससे आपको परहेज करना चाहिए। और ये सिर्फ ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, सीधी सी बात है। कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है हमारे यहाँ, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वो उसके लीडर को गाली देगा, वो उसके लीडर को गाली देगा। आप जाहिर है आप किसी के लीडर को गाली देंगे, जो लीडर ना भी हो, कोई भी उसकी फेवरेट जो पर्सनैलिटी है, वो किसी भी, बेशक पॉलिटिकल ना हो, कोई आर्टिस्ट हो गया, कोई भी उसका बिलव्ड वंस हो गए, उनको अगर आप गाली देंगे तो जाहिर है वो हर्ट होगा। तो फिर उसने क्या करना है बदले में, उसने आपके जो जो जिसको आप पसंद करते हैं उसको गाली देगा, ठीक है, और यहीं से जो है वो हालात ख़राब होंगे। तो इससे आप परहेज करें। अच्छा, जो इससे अगला पॉइंट है, जो नंबर 9 है, जो 9 नंबर है, वो भी इसी से कनेक्टेड है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ इस पॉइंट में, पहले मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि हम वाहिद कौम है दुनिया के जिसके ओवरसीज पॉलिटिकल विंग्स हैं, पॉलिटिकल विंग्स ओवरसीज हैं। मैंने कहीं भी जिंदगी में, मैं काफ़ी कंट्रीज घूम चुका हूँ, और मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी दूसरे मुल्क में उस मुल्क के पॉलिटिकल विंग्स हों और वो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा डिवाइड हों कि एक दूसरे को जो है वो गालम गलोच तक, मार कुटाई तक, हाथापाई तक आ जाए। ऐसा मैंने नहीं देखा, सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को देखा है। कहीं भी आप चले जाएं, आप यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, इवन मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, कहीं भी आप जाएं, तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो पॉलिटिकली उनके विंग्स बने हुए हैं। वो उनकी पॉलिटिकल राइवलरी यहाँ से, पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर है, और वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, पब्लिकली लड़ते झगड़ते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो आप जो भी कर लें, चले ठीक है, आप थोड़ी सी हीटेड डिबेट्स में चले आते हैं, लेकिन जो बाहर हैं, जो दूसरे मुल्कों के रहने वाले लोग हैं, जब वो आपको देखते हैं, उनके लिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुसलमान होंगे, दैट्स इट। ये 2 आइडेंटिटीज़ है आपके पास। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को भी आप अपनी आइडेंटिटी बनाएं वहाँ पे, और वहाँ पे डिवीजन क्रिएट करें, तो कितना बुरा महसूस होगा। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, आप किसी भी मुल्क के लोगों को जब वो यहाँ आते हैं, आप देखें आजकल जो है वो हमारे सिख यात्री आए हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, आप उनसे पूछें कि आप किस जमात से हैं, वो कहेंगे क्यों भाई, हम इंडिया से आए हैं, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा आप क्या पूछेंगे। यूरोपियन किसी से पूछ लें, अमेरिकन आते हैं, इतने टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, जॉब्स करते हैं, एनजीओ के थ्रू आते हैं, इंटरनेशनल एनजीओ वाले, आप उनसे पूछें जी आप अमेरिकन तो हैं, आप कहाँ, कौन है आप, वो कहेंगे अमेरिकन। तो आप कहेंगे जी आप अमेरिकन तो हैं, आप कौन से हैं, आप कंजर्वेटिव्स हैं या लिबरल्स हैं या कौन है आप, मतलब रिपब्लिकन हैं, कौन है। वो कहेगा यार हम अमेरिकन हैं, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या पूछना चाह रहे हो। लेकिन आप पाकिस्तानी से पूछेंगे बाहर, तो आप कौन है जी, हम जी फ़लाँ पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन हम फ़लाँ पार्टी के हैं, हम फ़लाँ हैं। मतलब कि आपने मल्टीपल आइडेंटिटीज़ क्रिएट की होती हैं। तो ये वाहिद कंट्री है। तो मेरे भाई जब आप बाहर जाएं तो कम से कम ये, मैं इसको चवल ही कहूँगा, सीधी सी बात है कि ये चवले ना मारें, मेहरबानी करें। वहाँ पे आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहें, दैट्स इट। ये जो राइवलरी है ये अपने मुल्क तक रखें, इसे बाहर ना लेके जाए। ये मैं आपको सिंसियर अपनी जो एक वो है देना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट, मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी आपको पता नहीं बोर ना कर दिया हो, तो आखिरी पॉइंट है वो है टाइम के पाबंदी ना करना, पंक्चुअलिटी से इनराफ। मतलब हम दुनिया की
सारे बहुत सारे लोग और भी क्लेम करते हैं, मेरे अफ्रीकन दोस्त हैं घाना से, वो भी इसी तरह वो कहते हैं घानियन टाइम या कनेडियन टाइम। तो मेरे साथ कनाडा में बहुत सारे लोग पढ़ते थे, तो वो हम उनसे पूछते थे कि जी किस वक्त आना, तो वो कहते थे घानियन टाइम या इसी तरह नाइजीरिया के लोग नाइजीरियन टाइम या कनेडियन टाइम। तो हम जो पाकिस्तान के अंदर हैं, हमने अगर यकीन करें कि बहुत कम लोग हैं जो वक्त पे पहुंचेंगे। आप कहें जी बस मैं 2 मिनट में आया, यानी कि ये जो वर्ड, ये जो इशारा है ना, इसका मतलब अनलिमिटेड टाइम है। यानी कि ये आपको ये नहीं कहता कि ये कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मतलब कि ये ऐसे कर दिया किसी ने तो मजाल है कि आपको बोलना पड़ जाए, मतलब आप बोल नहीं सकते उसके बाद। ठीक है, वो बेशक घंटा लगा के आ जाए, वो 10 मिनट लगा के आ जाए, कहेगा 2 मिनट, हो सकता है कई लोग 2 सेकंड भी कहते हैं, भाजी 2 सेकंड, 2 सेकंड, टिक टिक 2 सेकंड हो गए भाई, लेकिन वो घंटे बाद आएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है पंक्चुअलिटी, इसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जो कि हमें हाईली जो है अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं आप इस मामले में। मतलब शादी का टाइम अगर 12 बजे किसी ने लिखा है कार्ड पे, तो आपने कहा ना 12 बजे लिखा है, तो हमें 1 1:30 बजे निकलना चाहिए घर से। मतलब आप पहले से ही जहन में तय कर लेते हैं कि हमने 1 1.5 घंटा जो टाइम लिखा हुआ है उसके बाद निकलना है, क्योंकि अगर आप 12 बजे पहुंचेंगे लिटरली हॉल खाली होगा, वेडिंग हॉल में कोई नहीं होगा। और ये हुआ है हमारे साथ, कई दफा हुआ है। आप 12:30 एक बजे, मतलब 1 घंटा जो उसके बाद का 1 घंटा है जो टाइम उन्होंने लिखा हुआ है, ये तय है कि उस 1 घंटे में कोई भी नहीं आएगा। वो खुद नहीं आएंगे, मतलब जो जिन्होंने आपको बुलाया हुआ है वो खुद वहां तशरीफ नहीं लाएंगे। तो मतलब आप क्या क्या उससे क्या आप सोच सकते हैं। तो ये जो टाइम की पाबंदी ना करने वाली आदत है, ये हमें हाईली अनसिविलाइज्ड शो करती है। तो आपने अभी आगे जाके कौम को संभालना है, इस मुल्क की भाग दौड़ आप लोगों ने संभालनी है। तो ये अभी से आपने ये चीज़ों का ख्याल करना है, जो कि मैंने कोशिश की है कि कुछ आपको सोशल जो हमारे इल्लतें हैं, जो गलत आदतें हैं जिन्हें हमने चेंज करना है, इनका आप ख्याल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इन पे तवज्जो से अमल करें कि ये चीज़ें हमने छोड़नी है, हमने इस कौम को बदलना है, अपने माशरे को बदलना है और ये चेंज लेके आनी है। ठीक है, मेरा ख्याल आज के लिए इतने काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।